उत्तराखंड का व्यक्ति उत्तराखंड में रहना नहीं चाहता कि उसे चाहिए आज़ादी। और आज़ादी का मतलब क्या है? शाम को शराब पीना। आज़ादी का मतलब क्या है? मोबाइल चलाना। आज़ादी का मतलब क्या है? काम न करना। कई लोगों ने तो पुनर्नवा ज्वाइन करने के बाद जैसे उन्हें गांव जाने का टाइम लगता था, उन्होंने दोबारा से फसल करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरी माँ भी खुश और मेरी धरती माँ भी खुश। आप पौड़ी के कुछ जितनी भी दुकानें हैं उनमें से आप पता करिए कितने किराए पे किसने दुकानें ले रखी हैं। टिहरी में क्या स्थिति है, चमोली में क्या स्थिति है। जब आपको पता लगेगा कि 3-4 साल 5 साल वो क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों से सब कटिंग कराने आते हैं तो दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा, वो जो इनके दोस्त बनते हैं हमारे अपने पहाड़ के लोग, वो लोग कुछ बीच में बोलते नहीं, उल्टा उनका साथ दे देते हैं। सब्जी की दुकान वाला व्यक्ति 3 से 4 हजार रुपये पर डे रात को कमाता है। 90% लोग एक पैसे जाति धर्म के। मैं किसी जाति धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं तो विरोधी इस बात का हूँ कि हमारे मुंह का निवाला हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारे जो है कर्मवान न होने की वजह से वो निवाला वो व्यक्ति लेके जा रहे हैं जिन व्यक्तियों ने आपके घर में डाका भी डालना है विभिन्न प्रकार से। सबसे पहले मोटे मगरमच्छ को ठेका मिलता है, फिर उसके नीचे वाले को ठेका मिलता है, फिर उसके नीचे वाले जो अंतिम व्यक्ति है ना गांव का, उस व्यक्ति को 40% मिलते हैं। अब वो बताइए कौन सी ईमानदारी बरतेगा वो? और आपको लगता है इससे उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, पतन हो रहा है। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहे वाई पुनर्नवा? मैं कन्विंस ही नहीं करूंगा, मैं तो कन्वे करूंगा, क्योंकि ज्ञान को कन्वे किया जाता है। जब किसी भी चीज को आपको बेचना है तब कन्विंस करना पड़ता है। सरकार केवल योजना नहीं बनाती, सरकार उस योजना को क्रियान्वित करने का माहौल बनाती है। मोदी जी क्या करते हैं? माहौल बनाते हैं। कोई आदमी कितना भी कहे कि सरकार भ्रष्ट है, ये नेता भ्रष्ट है, सिस्टम नीचे से हिला हुआ है, ऊपर तक खराब है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो वर्तमान में हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास समय है, टाइम है और ये कर सकते हैं। मेरे उत्तराखंड के उस माँ जिसने अपने गोरू का गाय पाल के अपने बच्चे की फीस दी है, इंजीनियरिंग कराई है, लेकिन वो बच्चा बेरोजगार है, MBA कराया है, उसका आशीर्वाद और वो दुआ मुख्यमंत्री को लेने के पूरे चांसेस हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। हमारी कोशिश रहती है कि देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में हम ऐसे महानुभावों को लेकर आए जिन्होंने समाज के लिए, राज्य के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और आज जिस मेहमान से हम आपको मिला रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आचार्य आशीष सेमवाल जी, जो एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन उससे भी बड़ा उन्होंने परिकल्पना की, पुनर्नवा की, एक ऐसा वेलनेस डेस्टिनेशन जहां पर आप जाकर अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने स्वरोजगार और रोजगार को भी ध्यान में रखा। और वहां पर जो ज्यादातर लोग काम करते हैं वो देवभूमि उत्तराखंड के युवा हैं। और वो उनकी जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको अपने आप में एक दिलचस्प लगेगा कि कैसे हमारा उत्तराखंडी युवा जो बाहर के प्रदेशों में काम करता था, उसने पुनर्नवा को चुना अपने आगे के भविष्य के लिए। तो क्या उत्तराखंड में वो सब मौजूद हैं या प्रकृति ने हमें आच्छादित किया है कि आने वाले समय में वर्ल्ड में हम एक बेस्ट वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बनाएं? इन्हीं सब पे बात करेंगे। आचार्य सेमवाल जी से बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आपका, आपने समय दिया, आप आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये पुनर्नवा की परिकल्पना आई कहाँ से? देखिए, पुनर्नवा की परिकल्पना का एकमात्र पहला मेरा जो आत्मबोध था वो ये था कि जब आध्यात्मिक यात्रा में मैं था तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि हम अपने प्रदेश के लिए केवल प्रवचन से काम नहीं चलेगा, आपको एक वचन निभाना पड़ेगा। और वचन था स्वरोजगार, यहाँ के लोगों को उस माटी से जोड़ना, उस कार्यों से जोड़ना जिससे उसका परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। जब मैंने देखा कि यार ये प्रवचन ही हो रहा है, वचन तो निभाया नहीं जा रहा है, 30 वर्ष हो गए, अब बहुत हो गया। उस समय पुनर्यशसति नवा, पुनर्नवा का मेरे मन में भाव आया और उसका निर्णय लिया गया। और आज पुनर्नवा लगभग
360 लोगों से अधिक उत्तराखंड के बच्चों को, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे रहा है। आपने जैसा भी बोला, बड़ी मज़ेदार बात है। उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड का व्यक्ति हमारे पास आए और अगर वो इस विषय को भी नहीं जानता तो वो ट्रेनिंग हम उसको दिलाते हैं और ये लक्ष्य रखते हैं कि कुछ भी हो जाए उसका घर का भरण पोषण उस युवा का अगर हो तो उसके परिवार का अगर हो तो पुनर्नवा उसमें एक महत्वपूर्ण गिलहरी की भूमिका अदा कर सके। वो हम कर रहे हैं। आपके पास अभी आप कह रहे हैं 350 के आसपास उत्तराखंडी हैं, तो ये सब यहीं से आपने रिक्रूट किए या बाहर से भी आए? उत्तराखंड का व्यक्ति उत्तराखंड में रहना नहीं चाहता। एक बहुत बड़ा सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हम भले कितना भी प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, उत्तराखंड का व्यक्ति फिर भी, चूँकि उसे आज़ादी मिलती है और सफलता के नाम पे उसे बहुत हद तक विशुद्ध, या मैं कहूँगा ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मिलती है जहाँ पे उसे लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है। अपितु ऐसा सत्य नहीं है। हमने इस भ्रम को ख़त्म करने की कोशिश की। जितने भी 5 स्टार होटल्स में लोग काम करते थे, चाहे वो लीला में काम करते थे, ताज में काम करते थे, ओबरॉय में काम करते थे, एम्बी वैली में काम करते थे, जो भी, उन बच्चों तक हमने रीच किया, पहुँचे कि भैया तुम लोगों को क्या ज़रूरत है वहाँ काम करने की। तो उन्होंने कहा ब्रांड में काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। हमने कहा हम आपको उसी सैलरी पैकेज में बुला रहे हैं, यहाँ काम करिए, अपने उत्तराखंड में काम करिए, अपने माँ बाप परिवार के पास रहिए, अपने गांव में अधिक से अधिक समय चक्कर मारिए। कई लोगों ने तो पुनर्नवा ज्वाइन करने के बाद जैसे ही उन्हें गांव जाने का टाइम लगता था, उन्होंने दोबारा से फसल करनी शुरू कर दी। तो मैंने पूछा कि क्या फ़ायदा हुआ? उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरी माँ भी खुश और मेरी धरती माँ भी खुश, क्या दोनों खुश। माँ धरती का क्या है, प्रत्युत्या धरता लोक देव तुम विष्णुमाम दत्तः पंचधारिमम भद्रे पवित्रम कुरुचासनम। और माँ को तो हम अगर हल चलाते हैं तो भी हम माँ को प्रणाम करते हैं, फसल उगते हैं तो फसल जो उगती है उसे भी प्रणाम करते हैं। तो हमारे लिए तो धरती माँ है। अगर धरती माँ का सदुपयोग अन्न उत्पादन के लिए किया जा रहा है तो इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा धरती माँ को सुकून क्या हो सकता है कि उसकी छाती से उगा हुआ धन का दाना वो किसी के मुंह में जाके उसे ऊर्जा का संचार कर रहा है। बट आचार्य जी, आप पहाड़ों की बात करें, वही धरती माँ बंजर हो गई है क्योंकि हमने खेती करना छोड़ दिया है। और ये हमारा सबसे बड़ा, उसके कई कारण हैं, मैं उसके लिए केवल लोगों को जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय रहना चाहिए कि हम अपने पहाड़ के खेतों को वापस खेती की ओर कैसे आगे ले जाएं? देखिए, बहुत सालों से हमने इस पर चिंतन भी किया और चर्चा भी करी। मुझे लगता है सरकारों को भी समझ में आना चाहिए कि अब चर्चा का विषय नहीं, अब केवल और केवल एक ही बात है कि जिले के स्तर पे कम से कम युवाओं की काउंसलिंग हो, उनसे बात हो। आपको पता है कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको बताऊं, मैं सामान्यतः अपने पास कार नहीं रखता। कार होती भी है तो मेरे पास दूसरे गेस्ट वगैरह के लिए होती है। मैं ओला से ही चलता हूँ। क्यों चलता हूँ, कभी लोगों ने मुझे पूछने की भी कोशिश की। मैं आज आपको रमेश जी बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूँ। 90% लोग एक विशेष जाति धर्म संप्रदाय के हैं। वो कहाँ के लोग हैं? वो बिजनौर के हैं या सहारनपुर के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, शामली के हैं। मैं उनसे कार में बैठने से पहले, ओला उबर में, सबसे पहला सवाल करता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? तो जब मुझे पता लगता है, कईयों का तो मैं नाम शुरू में वो सुनता हूँ और बाद में जब डिटेल होती है पैसा जमा करने की या तो नाम कुछ और आता है। इससे बड़ा कड़वा सत्य मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ के युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि पलायन की बात करने से काम नहीं चल रहेगा। अब आपको अंदर जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, हर छोटे बड़ा ही बनना पड़ेगा। आप कह रहे हैं जो आर्थिक स्पेस है उसे आप ग्रैब करिए, दूसरे लोग ग्रैब कर लेंगे, नहीं तो कर ही रहे हैं। वही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं समस्त लोगों को कहना चाहता हूँ
आपके घर में प्लम्बर कौन है, आपके घर में बढ़ई कौन है, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन कौन है, आपके घर में पेंटर कौन है, आपके घर में पॉलिशर कौन है, आपके घर में छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति कौन है। आपने अपने घर की प्राइवेसी, आपने अपने घर की सारी चीज़ें किसके हवाले कर रखी है? उन लोगों के हवाले कर रखी हैं जो आपके सारे भेद लेता है और फिर आप ही के परिवार में, आप ही के बच्चों पे कुदृष्टि डाल के आप ही के घर पे डाका डालता है। चाहे आर्थिक का हो, चाहे मानवीय हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे संस्कारों में डाका डालता है। उसकी एक वजह है, हमने अपनी आर्थिक की दूसरों के हवाले कर दी। बहुत बड़ा कटु सत्य है। सरकार इस पे काम करे, इस पे काम करे कि सबसे पहले चेक करे कि आरटीओ में जो रजिस्टर्ड हैं गाड़ियाँ, वो कहाँ से आई, किन लोगों की आई। ये चेक करे कि जितने ढाबे बन रहे हैं इसे करे, और फिर काउंसलिंग करे, बात करे। चमोली के व्यक्ति को चमोली में रोके, उत्तरकाशी के व्यक्ति को उत्तरकाशी में रोके, चंपावत के व्यक्ति को चंपावत। अब हो क्या रहा है कि उसे चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए चक्कर क्या है कि उसे चाहिए आज़ादी। और आज़ादी का मतलब क्या है? शाम को शराब पीना। आज़ादी का मतलब क्या है? मोबाइल चलाना। आज़ादी का मतलब क्या है? काम न करना। मैं आज भी 16 घंटे 18 घंटे काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आप जैसे ही अपने आप को व्यस्त रहते हैं, वैसे आप अपने आप को अपने कर्म बोध और क्रिया बोध से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जैसे ही आप अपने जीवन से सोचते हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य केवल और केवल आज़ादी है, आनंद है और आराम है, और यह आराम ही मेरा आनंद है, वो आनंद नहीं है, वो अभिशाप है। और एक दिन वो स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति चाह के भी अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि समय एक ऐसा रेत है, मुट्ठी से कितना भी दबा लो, अगर वो निकलना स्टार्ट होगा तो कहीं से भी मुट्ठी से निकल जाएगा, हाथ खाली का खाली। बट आचार्य जी ने आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपने कहा कि आपकी आर्थिकी में दूसरे लोगों ने आके उन्होंने केंद्रित कर लिया है वहां पर, वो उस आर्थिकी का फायदा उठा रहे, जबकि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को उठाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इससे तो हमारी जियोग्राफी भी बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है। हमने अपनी खेती छोड़ दी, दूसरे लोग आके हमारी खेती कर रहे हैं। आप पौड़ी के कुछ जितनी भी दुकानें हैं उनमें से आप पता करिए कितने किराए पे किसने दुकानें ले रखी हैं। आप वहाँ पता करें टिहरी में क्या स्थिति है, पौड़ी चमोली में क्या स्थिति है। जब आपको पता लगेगा कि 3-4 साल 5 साल वो क्या करते हैं, दुकान पहले किराए पे लेते हैं, फिर उसे कब्जा कर लेते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों से सब कटिंग कराने आते हैं तो दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा, वो जो इनके दोस्त बनते हैं हमारे अपने पहाड़ के लोग, वो लोग कुछ बीच में बोलते नहीं, उल्टा उनका साथ दे देते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ के व्यक्ति को उस नाई की दुकान में 4 घंटे बैठने का मौका मिलता है फ्री में, और इधर की उधर बताने की चीज़ें वो लोग करते हैं। नहीं तो ये जन जागरूकता करेगा कौन? अपने यूथ को बताएगा कौन कि भाई इकोनॉमिक स्पेस है, जो पैसा आप 15-20 हज़ार के लिए बाहर जा रहे हो वो यहाँ कमा सकते हो। जी, हम कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं आपके आगे कह रहा हूँ। वरना मैं भी ये कहूँ कि मेरा पेट भर रहा है, मुझे दूसरे से क्या मतलब। मुझे मेरा भी बहुत अच्छे से तरीके से जीवन चल रहा था। मैंने कहा था ना कि प्रवचन भी कर सकते थे, एक व्यासपीठ पे बैठ के दुनिया को समझाएं कि सब कुछ बेकार है, नश्वर है। लेकिन अरे भाई, जिस अंतिम आदमी को रोटी चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, जिस आदमी को शिक्षा चाहिए, जिसके माँ ने अपने गाय का दूध बेच बेच के अपने बच्चे की फीसें दी हैं देहरादून में, उसकी चिंता कौन करेगा? वो बाबा नहीं करेंगे, वो करेंगे वो व्यक्ति जब वो जागरूक होकर हाथ पकड़ के कहेगा, सुन चल, सब्जी की दुकान जब बाहर वाला कर रहा है तो हम क्यों नहीं सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी की दुकान वाला व्यक्ति 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे रात को कमाता है। और आप मेन स्टेशंस पे जाके देखिए, मैं तो चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, चाहे आप नेहरू ग्राम के कॉर्नर पे देखिए, चाहे आप इंदिरा नगर के और ये बसंत विहार के कॉर्नर पे देखिए, चाहे आप गढ़ी कैंट के कॉर्नर, 90% लोग एक विशेष जाति धर्म के। मैं किसी जाति धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं तो विरोधी इस बात का हूँ कि हमारे मुंह का निवाला हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारे जो है कर्मवान न होने की वजह से, वो निवाला वो व्यक्ति लेके जा रहे हैं जिन व्यक्तियों ने आपके घर में डाका भी डालना है विभिन्न प्रकार से। और याद रखिएगा, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्ची कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली, या मान लीजिए नौकरी करने वाली व्यक्ति, वो किसी कारणवश कार में जाती है, तो पहले तो आपका फ़ोन नंबर चला गया, आपने कार बुक कराई, फिर उसके बाद वो व्यक्ति
कहाँ जा रही है, वो महिला कहाँ जा रही है, उसका सब भेद रहता है। वो फ़ोन पे क्या बात कर रहे हैं, वो सब भेद रहता है। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही आपके घर में प्लम्बर की एंट्री आपने करा दी, आपने बिजली वाले की एंट्री करा दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस घर के बारे में, बेटा हम तो इमोशनल लोग हैं ना, सब पहाड़ी लोग हैं ना, दयावान लोग हैं ना, बेटा चाय पी के जाना, बेटा यह करना। हम सोचते चले यार कोई बात नहीं, इसने इतनी मेहनत करी। हम समझ नहीं रहे हैं, एक गलती से आप एक केवल रोजगार नहीं दे रहे हैं। बट आप तो डरा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सिचुएशन डरावनी है। डरावनी? अरे कब स्वीकार करेंगे? मतलब किसी आदमी को ये पता लगे, हम लोग वो सिगरेट के कोई बनाने वाली कंपनी थोड़ा ना, हम लोग जो सिगरेट बेचेंगे भी और कहेंगे कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। हम तो खुलेआम इस बात को डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति और 5 साल चली तो फिर जो हम पहाड़ियत की, पहाड़वाद की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, हम यहाँ से जो पलायन की बात करते हैं, ये सब बातें हैं। तो ये तो सिस्टम का फेलियर है ना। अगर मान लीजिए ये स्किलिंग की बात है, अगर जैसे आपने कहा ब्लॉक लेवल पे हम ये टारगेट करते हैं, हम अपने इतने बच्चों को स्किलिंग देंगे, और क्योंकि यहाँ पर लोकल इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो नेचुरली इनको रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। तो हमने तो प्लान्ड वे में वो किया ही नहीं, और हमारे लोगों के लिए सबसे आसान है कि आप दिल्ली चले जाओ, दूसरे शहरों में चले जाओ, वहाँ नौकरी कर लो। देखिए सवाल इस बात का है, हमारे एक बात कहते हैं कि जब तक संसार में मूर्ख जिंदा है, बुद्धिमान भूखा नहीं मर सकता। हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सरकार कोई भी बने, किसी भी पार्टी की बने, उसे बनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति कौन है? वो हम आप हैं। हम आप उस सरकार से एक अपेक्षा ये तो कर सकते हैं कि किसी ब्लॉक में आपके कुछ सरकारी कंस्ट्रक्शंस होती है, सरकारी निर्माण होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर बड़े ठेकेदारों को ना देके एक गाइडलाइन तो बन सकती है कि वहाँ के रोजगार, वहाँ के जो युवा हैं उनका रोजगार हो। उन्हें टेक्निकली इतने लोगों को आपको साउंड करना है, बढ़ई के रूप में हो, प्लम्बर के रूप में हो, इलेक्ट्रीशियन के रूप में हो, राजमिस्त्री के रूप में हो। क्या इस ढंग की गाइडलाइन बन के अगर उन लोगों को वहाँ रोजगार मिले और छोटा छोटा काम मिले। आपको बताएं, एक आदमी को सबसे पहले मोटे मगरमच्छ को ठेका मिलता है, फिर उसके नीचे वाले को ठेका मिलता है, फिर उसके नीचे वाले, जो अंतिम व्यक्ति है ना गाँव का, उस व्यक्ति को 40% मिलते हैं। अब वो बताइए कौन सी ईमानदारी बरतेगा वो? और आपको लगता है इससे उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, पतन हो रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं क्यों ना हूँ, जीना तो 60-70 साल है ना साहब, इससे ज़्यादा तो नहीं जीना है। और जीवन का क्या भरोसा है। डॉक्टर मेहता जिन्होंने हार्ट की मोर देन 2000 हार्ट ऑपरेशन किए, उनके भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर थे, उनकी भी कैंसर डेथ हो गई। ये पता नहीं है लोगों को कि एंड ऑफ द डे, अरे उस मातृभूमि का तो ख्याल रखें जिनका हमारे पुरखों ने, दादा परदादा परदादाओं ने इस मिट्टी में अपने आप को मार दिया, मिटा दिया, लुटा दिया। उस मिट्टी की खुशबू हमें बार बार कह रही है कुछ तो उत्तराखंड के लिए करके जाओ। तुम भी अगर ये कह के चले जाओगे, अपना जेब भर के चले जाओगे, तो पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। साहब जिनके लिए 40 साल कमाते हैं ना, झूठ सच बोल के, वो चौथा ही करते हैं, 13 भी नहीं करते। फिर आपको क्या लगता है जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, कम से कम इस मामले को लेके? मुझे लगता है कि बहुत हद तक वर्तमान गवर्नमेंट इस पे ज़मीन पे काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम इतने सालों से ख़राब है कि वो उसे समझने और सुधारने के लिए मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग कानून की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अंतिम व्यक्ति की सुनवाई तक के लिए हमें सिर्फ अखबार, मीडिया और टीवी तक के लिए केवल योजनाएं नहीं बनानी पड़ेंगी, हम लोगों को धरातल में उतारना पड़ेगा, और तभी उस उत्तराखंड के युवाओं का विकास होगा। अच्छा रमेश जी, आप कल्पना करके देखिए, आप किसी गांव को पकड़ के देखिए, उस गांव का युवा कर क्या रहा है। या तो दुकान पे बैठता है, या तो वो रात को शराब पीता है, माँ बाप से लड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, माँ जैसे कैसे करके खेती करके फसल उगाती है, अपनी साड़ी में पैसे बांध के अपने साथ लेके चलती है, कहीं उसका बेटा उस पैसे को चुरा के शराब ना पी ले। तकिए के अंदर पैसे डालती है माँ कि यार मेरा बच्चा शराब ना पी ले, बर्बाद ना हो जाए।
ये स्थितियाँ हो गई और हम इसी अंधविश्वास में जी रहे हैं कि हम उत्तराखंड का, देश का विकास करेंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे। अरे सबसे बड़ी जीडीपी है कि अंतिम व्यक्ति जो गांव में बैठ के अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी को खराब कर रहा है, उस व्यक्ति को पहले देश के सिस्टम, राज्य के सिस्टम और यहाँ के क्रियाकलाप में जोड़कर उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए। आचार्य जी, मैं एक और आगे की बात करता हूँ। केवल शराब ही नहीं, अब देखिए जो सूखा नशा है वो भी हमारे युवाओं को मार रहा है। आप कॉलेजेस में देख लीजिए, कई स्कूल्स के बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। मैं जब उत्तराखंड भ्रमण में निकलता हूँ, मैं कई पेरेंट्स की चिंताएं ये सुनता हूँ। तो इस ओर भी हमें ज़ीरो टॉलरेंस हर हाल में अपनाना चाहिए कि हम किसी को भी, अब हम कहते हैं कि साहब सूखा नशा पहुँच क्या रहा है, भाई कौन है इसके सप्लायर्स, उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। जो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये जो डेटरेंट है वो क्यों नहीं हम दिखाते उन लोगों के अंदर। मुझे लगता है कि शॉर्टकट सबको अच्छा लगने लगा है जीवन जीने का, खुश रहने का शॉर्टकट, गम भुलाने का शॉर्टकट, अपनी असफलता को डिप्रेशन में जीने का शॉर्टकट, बहुत जल्दी मेहनत करने के प्रति अपने आप की हिम्मत हार जाना, ये शॉर्टकट, बहुत सारा शॉर्टकट है। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को कहना चाहता हूँ कि कम से कम मनुष्य योनि बहुत योनियों को भोगने के बाद कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। जी, मुझे लगता है कि अब आवश्यकता इस बात की है, आप एक उस राज्य का अंग हैं जो राज्य देवभूमि कहलाता है, जो कहलाता है कि यहाँ का बच्चा देव स्वरूप है। आप परिचय तो बनिए, देश के लोगों के लिए आईना तो बनिए, कोशिश तो करिए कि यहाँ पे कितने सारे आपके पॉडकास्ट में मैं देखता हूँ कि किन किन लोगों ने क्या किया है। वो वास्तव में मैं उन्हें देव पुरुष कहता हूँ, पुरुष महिला कहता हूँ, पुरुष बेटी कहता हूँ, वो है देवता। देखिए उनका लक्ष्य क्या था, उन सबका लक्ष्य क्या है, आज हम सबका लक्ष्य क्या है कि अंतिम व्यक्ति को ये समझ में आए कि मेरे जीवन की उपयोगिता क्या है और मैं अगर अपने समाज में रह के कुछ काम कर लेता हूँ, और चाहे वो सूखा नशा हो, गीला नशा हो, जो भी हो, उससे हट के मुझे अपने उत्तराखंड में पलायन को रोकने के नशे में मैं इन्वॉल्व हो जाऊं कि मेरा एकमात्र नशा है कि मैं सरकार का साथ दूं और सरकार हमारा साथ दे और हम मिलके एक योजना बनाएं और उस योजना में एक ताकत के साथ हम दुनिया को बताएं कि देखो उत्तराखंड देवभूमि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। हम कब तक ये कहते रहेंगे हम विश्वगुरु बनेंगे? साहब विश्वगुरु उस दिन बनेगा जिस दिन यहाँ पे योग के लिए, ध्यान के लिए, वेद मंत्र चैंटिंग के लिए राष्ट्राध्यक्ष आए और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बोले कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपके ऋषिकेश में ध्यान योग के लिए आया हूँ, या मैं आपके गोमुख में आया हूँ, या बद्रीनाथ या केदारनाथ जी में आया हूँ, ये अगर यहाँ मुलाकात हो सकती है, लौटते वक्त मैं आपसे दिल्ली में मिल लूँगा। उस दिन हम विश्वगुरु बनेंगे। हम अपने ज्ञान की वजह से लोगों को खींचे। विकास भी जरूरी है, विनाश की फाउंडेशन पे नहीं। हम विनाश और विकास दोनों एक साथ कर रहे हैं, और अगर ये विनाश नहीं रुका, हम 67.8% क्या बोलते हैं, 35% से कम है युवा पर हमारा है। युवा की वास्तविक स्थिति देखिए, सर्वे कराइए ना, कितने युवा हैं जो 5 किलोमीटर चलें और उनकी सांस ना फूले। हम 15 किलोमीटर प्रतिदिन पुनर्नवा में चलते हैं, सिंपल खिचड़ी खाने वाले हैं, उबली हुई सब्जी खाने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ का खाना नहीं खाते। अगर आदमी अपने आत्मबल की ऊर्जा को नहीं समझ पाया, मुझे नहीं लगता कि वो सांसारिक बॉडी फिल्टर बन के कोई जीवन में किसी के परिवर्तन ला। पर जैसे बहुत सारे वेलनेस सेंटर है ना, तो पुनर्नवा उनसे अलग क्यों है? अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहें, वाई पुनर्नवा? मैं कन्विंस ही नहीं करूँगा, मैं तो कन्वे करूँगा, क्योंकि ज्ञान को कन्वे किया जाता है। और जब किसी भी चीज़ को आपको बेचना है तब कन्विंस करना पड़ता है। अंतर इतना ही तो है। कभी ब्रांड कन्वे करता है कि मेरा शोरूम खुल गया, कन्विंस नहीं करता कि मेरा कपड़ा अच्छा है। एक बड़ा व्यक्ति जो भी होता है वो अपने चित्त चरित्र और चिंतन से चैतन्यता पैदा करता है, चिंता पैदा नहीं करता।
तो पुनर्नवा अलग क्यों है, उसके 3 बड़े कारण हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं, आप ओन करते हैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। पहला एक बड़ा सीधा सीधा बात है कि पुनर्नवा विशुद्ध रूप से ऐसे सब चीज़ों का प्रयोग करता है जो प्रकृति से निकली है, पहाड़ से निकली है, चाहे वो निर्माण से लेके और चलाने तक। जैसे हमने पठाल का प्रयोग किया, लोगों ने पठाल थोड़ी निकाली, टीन लगाई, हमने अपने यहाँ पठाल लगाई। लोगों ने पहाड़ की दीवारें बनानी बंद कर दी 1.5 फीट वाली, वो सर्दियों में गर्म रहती है, गर्मियों में ठंडी रहती है। हमने वो 1.5 फीट वाली दीवार बनाई, हमने पहाड़ के पत्थर की चिनाई करी। लोग ने क्या करा कि लोगों ने कहा कि सीमेंटेड बनाओ, हमने सीमेंट भी यूज किया है, लेकिन हमने सब पिरामिड शेप में सब छतें बनाई। वास्तु, एसेंट साइंस ऑफ वास्तु को हम लोग ध्यान रखा, वास्तुकृत हमने करने की कोशिश की, कहते कि हमारा वेद बचे, हमारा वेदांग बचे और हमारा उसमें विवेक बना रहे। क्योंकि साधना का मतलब क्या है कि आदमी का विवेक, आदमी का जो सेंस करने की शक्ति है वो हमेशा बनी रहे, यानी अवेकन अवस्था रहे। अब ऑपरेशन में आइए, हमने वहीं बहुत सारी चीज़ें उगानी शुरू करी। कीवी हमारे यहाँ होता है, आंवला हमारे यहाँ होता है, लेमन ग्रास हमारे यहाँ होता है, नींबू हमारे यहाँ होते हैं, सब्जियां हमारे पॉली हाउस में होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी होती है। अनाज हमने कुछ ज़मीन खरीदी के वहाँ हम लोग खाद ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक सब तो ऐसे वो होता था कि जब माँ बेटे को बरसात में आम देती थी चूसने के लिए, और माँ के उस दिए हुए आम को बेटा चूसता था और पोटली फेंक देता था, और कुछ दिन बाद देखते थे सितंबर में कि उसमें क्या होता था कि वो एक पेड़ उग गया। अब माँ उस पेड़ को लगा देती थी, वो ऑर्गेनिक होता था। तो खाद भी डालना तो कहना है ऑर्गेनिक का मतलब जो यथा स्थिति है उसे यथा स्थिति में जो उपजाए, उसके लिए कुछ प्रयास ना करना। अच्छा हुआ आपने ये ऑर्गेनिक क्या होता है ये बता दिया, क्योंकि हमारे विधानसभा में इस बार बड़ा कंफ्यूजन हुआ था ऑर्गेनिक और नेचुरल को लेके। नहीं, ऑर्गेनिक का सीधा सीधा मतलब है कि जो नेचुरल है, मतलब जिसे छेड़ने की जरूरत है, आपको खाद भी जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, जो वो पहले जो गुठली पे पेड़ लगता था उसे उठा के जमीन में वो लग जाता था, खुद ही बड़ा पेड़ हो जाता था, क्या उसे कुछ करने की आवश्यकता होती थी? वो भूमि वैसी थी, उपजाऊ वैसा था, उसका अपने आप में पत्ते ऐसे थे, उस पर खाद ऐसा था, वो नेचुरल था। एनीवेज, तो मैं बड़ी बात, अब हम खिलाने की बात हम करें। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं, उद्देश्य क्या है? पुनर्नवा नाम क्यों रखा गया? पुनर्यशसति नवा, रिजुविनेट, रिकनेक्ट और रिफ्रेश। आपको रिजुविनेट तो इस बॉडी को करना है, 5 एलिमेंट्स की बॉडी है। रिकनेक्ट करना है अपने चाइल्डहुड के साथ, अपने बचपन के साथ। अब बचपन में क्या करते थे? बचपन में चूल्हे में रोटी बनाना, तो वहाँ चूल्हे में रोटी बनाने का प्रावधान भी है। बचपन से कैसे जोड़ते थे? बचपन पे जोड़ते थे कि भैया आपको वहाँ पे गाय पालनी है, तो हमने गाय भी रखी है। बहुत हद तक इस ढंग की चीज़ें होती थी कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे चीज़ों की निलाई गुड़ाई करनी है, तो वहाँ जो गेस्ट आता है उन्हें हम कहते हैं भैया थोड़ा खेती भी कर लो। अंत तो गत उद्देश्य सिर्फ एक ही है रमेश जी, कि वो व्यक्ति वहाँ पे आनंद के लिए आए, खुशी के लिए ना आए। खुशी तो एक क्षणिक है कि खाया पिया सोए और चले गए। आनंद ये है कि वो रिकनेक्ट करके जा रहा है, रिजुविनेट होके जा रहा है और रिफ्रेश होके जा रहा है। किसी के जीवन का डाटा जो ब्रेन में है उससे कम करने का नाम ही पुनर्नवा है। बट आपकी पहचान तो एक वेल नोन ज्योतिषाचार्य के तौर पे होती थी, तो ये ज्योतिष से एंटरप्रेन्योर का आपने ये कैसे हासिल कर लिया? ये नहीं, हासिल करने से भी बड़ी बात चीज़ है सोच कैसे लिया। हासिल तो प्रॉपर्टी डीलर भी कर सकता था, हासिल तो एक लाइजनर भी कर सकता, ब्रोकर भी कर सकता है, लेकिन चिंतन करना कि क्या मैं जिस भी कार्य को करूं उसका मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य कभी कोई रिसोर्ट होटल बनाना कभी था भी नहीं, है भी नहीं। मेरा उद्देश्य था कि एक ऐसा वेलनेस रिट्रीट बने जहाँ शादी भी हो तो वैदिक विवाह हो। आपके यहाँ होती है? वैदिक विवाह होता है। वैदिक विवाह से मतलब? वैदिक विवाह का मतलब यह है कि आप स्वस्ति वाचन से शुरुआत होगी लोगों के आने की, टीका से शुरुआत होगी, माला, तुलसी की माला पहनाई जाएगी उन्हें विधिवत। पहले के ज़माने में क्या होता था?
शादी में जब बारात जाती थी बीच में कहीं रोक लिया जाता था, फिर उसका वहाँ पूजा होती थी, फिर वहाँ चाय कॉफ़ी पिलाई जाती थी, फिर वो बारात गांव की शादियों में अब भी माना जाता है। फिर वहाँ पे सॉल उड़ाया जाता था, मिलनी बोलते थे, वो हमने रखा है। फिर हमने वहाँ पे जब जयमाला के लिए होगी तो विधिवत वहाँ पे स्वस्ति वाचन 7 ब्राह्मण करेंगे। जब शादी होगी तो विधिवत नियम से 5 ब्राह्मण वहाँ वेदोक्त मंत्र अनुसार जो भी विवाह के कार्यक्रम है उसे पूरा करेंगे। उद्देश्य क्या है रमेश जी? उद्देश्य ये है कि एक कोई भी काम करना है वो हम भारत की संस्कृति से, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति से, यहाँ के सनातन से, यहाँ के संस्कृत से, संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु मूला अस्ति यह मानव संस्कृत वदन्ति तस्मात् फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। क्यों कहते हैं हम संस्कृत से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो? क्योंकि अस्माकम सर्वेषु ग्रंथेषु संस्कृत भाषा लिखतानि सन्ति। हम अपनी संस्कृत को बोल। अब जिन लोगों को वेद नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ी, अपने संस्कृति की चिंतन को नहीं पढ़ा, अब वो आदमी कहे कि मैं तो मॉडर्न हूँ, ये सब बेकार है, आडंबर है, झूठ है, धोखा है, सब बेकार है, उस आदमी को क्या समझाएंगे आप जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने सब संस्कृति को, गीता को, रामायण को जानने की कोशिश नहीं करी। तो मेरा अभिप्राय ये है कि पुनर्नवा बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि क्या एक पहाड़ का लड़का जो ज्योतिष में जिन्होंने इज्जत कमाई है, नाम कमाई है, सोशल वर्क बहुत सारे किए हैं, निर्मल गंगा, विरल गंगा, नदैन्यम, न पलायनम, अखिल टेरिज्म, जिन्होंने बहुत सारे अन्यत्र क्लीनिंग के ऊपर, क्लीन भारत के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, क्या वो व्यक्ति उत्तराखंड में जब इस दुनिया से जाए, अपनी मातृभूमि को छोड़ के उस परमात्मा की भूमि, उस परमात्मा के सानिध्य में जाए, क्या वो व्यक्ति उस वक्त ये सोचे कि मैं वर्थ के लिए जिया, व्यर्थ के लिए नहीं जिया? क्या बात है। वो कहते हैं ना कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब चिंतन इस बात का था कि आज इतने लोग रोजगार से युक्त हैं, प्रत्यक्ष रूप से 350 से अधिक, और हमारे कुछ छोटे छोटे और कार्यक्रम चल रहे हैं। बट मैंने सुना वहाँ कई बड़ी मजेदार स्टोरीज भी हैं जो काम करने वालों की, वो किसी और काम के लिए आए थे और आपने उन्हें किसी और काम के लिए लगा दिया। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि मैं सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को आके पूछता हूँ कि तुम आए क्यों हो, तो कहता था मैं सिक्योरिटी गार्ड में आया हूँ। हाँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या लक्ष्य है, कि साहब घर में 15 हज़ार रुपये पहुँचाने होते हैं, घर के खर्चे हैं, बहन पढ़ रही है, यही सपना होता और क्या। मुझे एक बात हमें लगता है हमें इससे ऊपर सोचना होगा। मैंने आपको बताया, अभी आपने देखे सवाल किया, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि मैं 37 रुपये कंबल लेके देहरादून में आया था, 37 रुपीज़ एक ब्लैंकेट लेके। लोग सोचेंगे 37 रुपये से कंबल लाने वाला आज पुनर्नवा जैसे इतने बड़े इतने बड़े वेलनेस सेंटर को इतना बड़े लेवल पे पहुंचा दिया, वो कैसे संभव हुआ? इसके अलावा विश्व जन जागृति मिशन है, उसके सेंटर्स हैं, दिल्ली में सेंटर्स हैं, मुंबई में सेंटर्स हैं, ऐसे तो हम कहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है? बहुत सारे लोग चाहते हैं हम कुबेर को खुश करें। कुबेर को सबसे पहला मंत्र है कि आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए जो सब लोग भागते हैं, आप उस चीज़ के पीछे काम करिए जिसके पीछे आपके अंतर आत्मा से आपके अंदर का आत्मविश्वास जगता है, और एक विश्वास जगता है कि 18 प्राणीषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। आपको लगे कि अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वही मेरी धर्म है और वही मेरा धन है। क्योंकि मैं आज भी, देखिए मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आप किसी को पूछिए जो मुझे जानते होंगे, लोग कहते हैं बट डाउन टू अर्थ है, 16 घंटे काम करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी बहुत सिंपल रहते हैं, घर में पेंट भी नहीं होगा दीवार में तो भी खुश रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो जानी है उसके लिए अहंकार नहीं करना, जो चीज़ हमेशा रहनी है वो है आपका किया हुआ कार्य कर्म के रूप में, और वो आपकी आत्मिक आध्यात्मिक चेतना जो क्रिया के रूप में। और जब दोनों ख़त्म करने का दिन होगा, ख़त्म होने का दिन होगा, तो कहेंगे इसकी आज क्रियाक्रम कर दो, द एंड ऑफ द डे ऑफ कर्मा एंड ऑफ द क्रिया। सो मैं जो बड़ी बात कह रहा हूँ, कुबेर से ज़्यादा जो आपके अंदर की
ताकत थी, वो ताकत थी कि मुझे अपने उत्तराखंड के लिए अब क्या करना है। अब ठीक है, आप बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, बहुत अच्छा आपका सामाजिक और सांसारिक प्रभाव है, बहुत बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति, बड़े बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको पूछते हैं, आपसे रास्ता लेते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है। अभी भी हाँ, लगातार आते हैं लोग। दुनिया भर के लोगों को बताते, टेलीफोनिक काउंसलिंग होती है, जूम पे काउंसलिंग होती है, बहुत सारे लोगों पे होती है। एक ही लक्ष्य रहता है कि लोगों को नेगेटिविटी से उठा के पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लाया जाए और कैसे उनके जीवन में आध्यात्मिक चैतन्यता जगे, जिससे कि उनके अंदर दुख सहने की ताकत भी बढ़े और दुख न आए, इसके लिए उनके अंदर एक आत्मविश्वास की ज्योति भी जगे। तो फिर उसके बाद कुबेर साहब की, तो आप बार बार कह रहे कुबेर को लेकर मुस्कुरा रहे, तो मैं चाहूँ कि आपकी मुस्कुराहट बनी रहे, तो मुस्कुराहट आपकी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस नाते नहीं, आपने कहा ना आप 37 रुपए हाँ, कंबल कंबल लाके लेके। एक उत्तराखंडी हाँ। यहाँ से इस लेवल तक आ गया, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। बिकॉज मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ना चाहिए, हमें नए स्टार्टअप शुरू करने चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए। रमेश जी, आप पुनर्नवा को विजिट किए भी होंगे और करिएगा भी जरूर विस्तार से। मेरे साथ एक बार पूरा चक्कर मारिएगा। इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, इतने अच्छा वेलनेस सेंटर है कि आपको हर कोने में एक कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। और कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने हर वो हर्बल प्लांट्स वहाँ लगा के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि आप इस खेती को भी अगर करेंगे, इससे भी आप रोज़गार सृजित कर सकते हैं हर कोने में। मैं अभी बताऊं आपको, पिछले दिनों मेरी बहुत सारे लोगों से, देश विदेश के कई सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं। हम तो अमेरिका के लोगों को भी शादी कराते हैं, यूके के लोगों को भी कराते हैं। अच्छा, विदेश के लोग विदेश भी आ के रहे लोग हैं। विदेश और के उनकी लोग वैदिक शादी करा रहे हैं। वैदिक शादी कराते हैं। मैं आपको कई फोटो वीडियोस दूंगा, मैं आपको तो दिखाऊंगा भी, आप उनका पॉडकास्ट में दिखाइएगा भी। नहीं, उनका रिस्पांस कैसा रहता है? जबरदस्त रिस्पॉन्स रहता है। तो आपको नहीं लगता कि विदेश के लोग हमारी वैदिक शादी करा रहे हैं, और हम जो आजकल हमने एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, हमारे यहाँ ये कॉकटेल वो कॉकटेल, ये एक नया हमने शुरू कर दिया। बेसिकली ना, समस्या क्या है मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों को ये नहीं पता है कि हम जो दौड़ लगा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। उन लोगों को पता है कि जो हम दौड़ लगा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। देखिए, अंतर इतना है सिर्फ, हम लोग जो कहते हैं ना, अच्छा मैं एक बताऊँ, नया नया अमीर व्यक्ति क्या करता है, बड़ा घर बनाएगा, बड़ी कार खरीदेगा, बड़े महंगे कपड़े पहनेगा, गोल्ड की चेन मोटे वाली होगी, हाथ में ब्रेसलेट होगा, फूफा होगा, और वो बताएगा कि मेरी वो फैक्ट्री है, मेरा वो मकान है, मेरी वो प्लॉट है, मेरा वो है। आप पुराने अमीर के पास जाइए, उसके घर में ब्लैक एंड वाइट तो तस्वीर लगेगी। मेरी माँ कहती थी, दीवार में लगी तस्वीरों से पता लग जाता है इस घर की सोच कैसे है। वेयरिंग से पता लग जाता है कि आदमी का लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन का स्तर, सोच कैसी है। टॉक से पता लग जाता है एजुकेशन कितनी है, वॉक से पता लग जाता है पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में काम करता है, व्यापार करता है, जॉब करता है, किस पद पे काम करता होगा। तो मुझे बड़े खुल के ये बात कहने में आज कोई दुख नहीं होगा कि आज हम लोग को, खासकर आज हमारी पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा, खासकर हमारे उन लोगों को जो सारे लोग एक रेस में भाग रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य क्या है। हमें रुक के थोड़ा आत्मचिंतन, आत्मसात करना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य, उद्देश्य क्या है। बट अभी भी आपने कहा ना, पलायन आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हमारा पानी भी बह रहा है, माँ गंगा के रूप में। आप देखिए हम कितनी पूरे डाउन द लाइन बंगाल तक हम सब लोगों को खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा दे रहे हैं। दूसरा, हमारी मिट्टी भी, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, वो भी बह रही है, और हमारी जवानी तो जा ही रही है। तो हमने सुना तो था कि पानी जवानी दोनों रुकेंगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कहीं रुकी है करके। रमेश जी, मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक 37 रुपये कंबल लेके जब देहरादून में आया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। माता पिता के संस्कार का बड़ा महत्व होता है। इसे मैं दोबारा से कहूँगा, प्लीज़ इस बात को बहुत सभी लोग ध्यान से सुने। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आचार विचार। मेरे पिताजी एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ करते थे और हम लोगों को बताते थे कि इस पूजा यज्ञ का मतलब केवल और केवल भगवान की प्राप्ति नहीं है, भगवान को खुश करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के कुछ पलों को, कुछ दिनों को, कुछ वक्त को, कुछ समय को उस कार्य में लीन लेना जहाँ आप संस्कार से विमुक्त होके उस लिप्त को छोड़ें, अपने आप को उस
क्रिया में लाएं जिस क्रिया में आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है और एक आपको आत्मबल मिलता है। कि एक बहुत बड़ा रोल होता है कि माता पिता के संस्कार कैसे हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपकी परवरिश क्या है, किस माहौल में आपकी परवरिश हो रही है, किस तरह के दोस्तों के साथ उठते बैठते, किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं, बहुत मैटर करता है। और तीसरी चीज़ रमेश ये मैटर करता है कि जब मैं आया तो मुझे पता था कि मेरे माँ जी पिताजी पूजा करते थे। अगर वो एकादशी पूर्णमासी तक पूजा नहीं कर रहे होते, हमारे घर में वैसा माहौल नहीं होता, तो मैंने आते ही सबसे पहले क्या शुरू किया, मुझे गॉड गिफ्टेड था। मैंने पहले दिन से, यहाँ बहुत सारे लोग हैं देहरादून में, असंख्य लोग हैं जिन्हें पता है कि हम लोग आशीष जी के पास जाते थे, वो कागज़ लेते, पेन लिख देते, सब कुछ लिख देते थे। जो हमारे धीरेन्द्र बाबा जी हैं, इन्होंने तो 2-4 बार 5 बार लिख के मीडिया में अपने आप को स्थापित किया होगा, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमने तो पिछले 20 सालों से जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। ये माँ भगवती का, माँ आदिशक्ति का इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद है। और निरंतर लोगों को ये बात पता है कि जो लिख देते थे, वो जब हम लोग जितना रूम में अंदर में आता था, 10 बाई 10 का रूम था, आज भी मैं उसमें बैठ के साधना करता हूँ, 10 बाई 10 के रूम में जब तक वो बैठता था तब तक हम लिख के उनका आगे रख देते थे। और हम ये नहीं लिखते थे केवल मोटी मोटी बातें, हम ये तक लिख देते थे, और ये भी ईश्वर की कृपा हो जाती, किस तारीख को कितने बजे तुम्हें क्या करना है और तुम क्या करने वाले हो और क्या होने वाला है। ये नहीं कि पास्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये होने वाला। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा इस राज्य का पलायन कैसे रोकेगा? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि यार ये सारी तो चीज़ें उसमें मैंने नाम भी कमाया, धन भी कमाया, सम्मान के साथ साथ मुझे लगा कि कंट्रीब्यूशन क्या है। अब मैं या तो कंट्रीब्यूशन में जोशी पैदा करूँ, तो मैंने वो भी किए, तो वो लोग भी अपने अपने काम पे लग गए। पर मैंने कहा ये तो अंतिम लक्ष्य नहीं है, तुम कुछ तो करके जाना है तुम्हें, तो क्या करके जाना है, तो मैंने उसी पे आया। जब मैं एक व्यक्ति जो 37 रुपये कंबल लेके देहरादून में आके आज 400-500 लोगों को रोजगार दे सकता है प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या ये दूसरा व्यक्ति मेरा उत्तराखंड का मेरा भाई बहन नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, करना चाहिए। जब मैं कर सकता हूँ, अब कहिए मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता दूसरा, क्यों नहीं हो सकता? वो ब्लड में नहीं है कहते हैं, हमारे ब्लड में ही एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। दूसरे राज्यों के हम लोग नौकरी कर लेंगे, हम लोग होटल में काम कर लेंगे, हम गाड़ी चला लेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी बात आती है वहाँ रिस्क लगता है कि साहब हम रिस्क नहीं ले सकते। इफ इन योर लाइफ यू नॉट टेक एनी रिस्क, इट मीन्स योर लाइफ इज फिक्स। अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेगा तो फिक्स रहेगा फिर, और फिक्स तो फिर आदमी नौकरी करता है, वो नौकरी में फिक्स रहता है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जब एक प्रयास हम कर सकते हैं, हम यही तो कहना चाह रहे हैं सबको, तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं एक सोच के साथ मेहनत करते कि नहीं मुझे अपने यहाँ जो मेरे गांव की ज़रूरतें हैं, मेरे 2-4-5 गांव की ज़रूरत है, परचून के रूप में, सब्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल के रूप में, प्लम्बिंग के रूप में, मैं इसे खुद पूरी करूँगा यार। ठीक है मैंने पढ़ाई नहीं करी है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट्स के पास जाए तो सही। अरे मुख्यमंत्री जी को पत्र तो लिखे कि भाई मैं प्लम्बर का काम सीखना चाहता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मुझे कुछ पॉलिटेक्निक के थ्रू कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ कोर्स के लिए मुझे प्रैक्टिकल क्लासेस की मेरी व्यवस्था की जाए। कोई सरकार नहीं करेगी। सरकार सिस्टम कोई ये तो ना कि सिस्टम खुद ही सब कुछ कर लेगा। जब तक सिस्टम को सपोर्ट जनता का नहीं होगा, सिस्टम भी क्या करेगा? सिस्टम योजनाएं बनाएगा, प्रेस वार्ता करेगा, इस ढंग की बात करेंगे कि साहब हम लोग जो है होम स्टे शुरू करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन होम स्टे वालों के दिल को पूछो जरा कि जाते कितने लोग हैं। यहाँ की मीडिया छोड़ती है किसी को? वहाँ पलायन हो गया, वहाँ पे भूस्खलन हो गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे पहाड़ टूट गया, हमारा वहाँ हो गया, सारी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। इस बार आपको युद्ध की वजह से और ये दूसरा जो है ये कुछ बारिश की वजह से 80% जो, और ट्रैफिक जैम देख लीजिए। लेकिन लेकिन आज के दौर में जब हम टेक्नोलॉजिकल इतने एम्पावर्ड हो चुके हैं, हम एक ट्रैफिक का समाधान निकाल पा रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता है कि बड़ी चिंता का विषय है? ये तो फिर हमारे मैनेजमेंट की खामी है साहब। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही है कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने उसे सुना भी है, कि विनाश के साथ हम विकास की बात कर रहे हैं। हमारा जो विकास है ना, उसका कोई योजना, उसका कोई खाका। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ISPT पे फ्लाईओवर बना, जो बल्लीवाला चौक पे फ्लाईओवर बना, जो बल्लूपुर चौक पे फ्लाईओवर बना, ये तो अभी बना।
कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई 80। आप अंग्रेजों के टाइम के पुल देखिए, उनकी बनावट देखिए, उसकी चौड़ाई देखिए। 100 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 150 साल की बात पहले की बात। और अब देखिए, क्या सरकार को नहीं पता कि यहाँ पे स्कूल्स हो गए थे, कॉलेजेज हो गए हैं, पूरा प्रेम नगर का पूरा ट्रैफिक आपका उधर विकास नगर तक का पूरा ट्रैफिक आता है, पौंटा हिमाचल तक का पूरा ट्रैफिक आता है, इस बल्लीवाला चौक पे कैसे कवर कर पाएंगे, कैसे ISBT पे कवर करेंगे? हालत देखिए कितनी सी। अब उन्होंने एक पैदल का रास्ता भी बना दिया, तो क्या बुरी हालत नहीं है। तो फिर आप मास्टर प्लान क्यों बनाते हैं? मुझे समझ में इस बात का नहीं आ रहा है कि एंड ऑफ द डे लक्ष्य क्या है, सत्ता में बने रहना। और जनता भी देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, अब अन्यथा मत लीजिएगा रमेश जी, एक थैली के चटे बटे हो गए। हम सबको अपना घर भरना है, हमको अपना पेट भरना है, हमें अपने सबको अखबार में आना है, और सबको हम लोग को बड़ा पावरफुल रहना है, इसके साथ मेरे कनेक्टर, उसके साथ कनेक्टर, भाई यहीं तक ही सीमित हो गया ऐसा मामला। इसके आगे आदमी सोच भी नहीं पा रहा है, ना अपने बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा है, आत्मिक आध्यात्मिक तो सोच ही नहीं पा रहा है, और दूसरे के बारे में तो ना सामाजिक सोच पा रहा है, ना वो वैपारिक सोच पा रहा है, ना आध्यात्मिक सोच पा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अगर इस पलायन को रोकना है तो वहाँ के व्यक्ति को हाथ पकड़ के कुछ पल उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और उसे उसके क्षेत्र के रोजगार के साथ बांधना पड़ेगा, और उसे इतनी मजबूती के साथ आत्मविश्वास और मनोबल उसका बढ़ाना होगा कि वो कहे कि मेरी सरकार मेरे साथ, चलो जाऊं गांव की ओर। आप कह रहे हैं लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल प्रोडक्ट, आप पूरी अर्थव्यवस्था को लोकलाइज करिए, बिल्कुल। और लोकल लोगों को रोजगार दीजिए। यही एक मूल मंत्र होना चाहिए। एक मूल मंत्र ये होना चाहिए। दूसरा मूल मंत्र ये होना चाहिए कि उन्हें विश्वास हो कि हमारी सरकारें हम लोगों के साथ खड़ी है। अगर हम लोग किसी वजह से असफल होते भी हैं, उस असफलता के पीछे भी हम लोगों का एक, देखिए अभी सरकार कर क्या रही है, सरकारें कर क्या रही है, सरकारें कह रही हैं साहब हम लोग को अब इतनी योजनाएं हमारी हैं। अच्छा, एक मैं ईमानदारी के साथ पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति को आप पकड़िए, किसी महिला को या किसी पुरुष को, उसे बिठाइए अपने पास, जो 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो, या उसे पूछिए सरकार की योजनाएं कौन कौन सी, भारत सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं और राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं। उसे 90% योजनाओं के बारे में पता नहीं होगा। उन्हें पूछिए कि हमारे जो अभी जो कानून हैं, चाहे वो बहुत सारे मामलों को लेके हों, उनमें से किस महिला को कितनी जानकारी है। अवेयरनेस की कमी है। जैसे अटल जी उस समय कहा करते थे ना कि नदियों को जोड़ने का काम, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, वो कहते थे सड़कों को जोड़ने का काम। देखिए कितनी बड़ी बात की परिकल्पना है, विजन है। आप नितिन गडकरी को देखिए, उन्होंने उसी अटल जी की भावनाओं को और उनके विचार को और उनके विजन को आगे बढ़ाया। और आज क्या कहते हैं नितिन गडकरी जी के बारे में कि भाई विजनरी मंत्री है, देखो हर जगह हाईवे पे काम हो रहा है। काम बोलता है साहब, उसे बताने की जरूरत थोड़ा ना है। मैं यही कह रहा हूं कि क्या अंतिम व्यक्ति तक वो जागरूकता पहुंच रही है, वो उसके अंदर आत्मविश्वास मनोबल पैदा किया जा रहा है। सरकार केवल योजना नहीं बनाती, सरकार उस योजना को क्रियान्वित करने का माहौल बनाती है। और जो सरकार माहौल बना दे, मोदी जी क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं। मोदी जी कौन सा, उन्होंने क्या करा, अपनी हर योजना को उन्होंने ऐसा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि हर आदमी के कान में बात है कि गरीबों के लिए घर, गरीबों के लिए सिलेंडर, गरीबों के लिए सब्सिडी, गरीबों के लिए पेंशन, गरीबों के लिए। क्यों पहुंच गया? क्योंकि माहौल बनाना पड़ता है। हमारी सरकारों को, जो किसी भी पार्टी की हो, माहौल बनाना पड़ेगा। गांव के आदमी को पता हो, नहीं यार हमारी सरकार हमारे द्वार, हमारे साथ, वो खुद बोले। श्रीमान जी, जब नेता किसी क्षेत्र में जाए तो लोग उसे पहले जमाने में सुनने के लिए आते थे, आपके टाइम पे, हमारे टाइम अब सुनाने के लिए आते हैं। देखिए अंतर क्या होगा कि आज हमारा नेता आया है, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। हम बता रहे हैं आपको, 14 के इलेक्शन में अगर हम कार से कहीं जाते थे और मोदी जी का कहीं से भाषण आता था तो हम कार साइड पे लगाते थे, मोदी जी की बात सुनते। भले आजकल नहीं सुनते, वो अलग बात है, उतना कम सुनते। मन भर गया? नहीं, मन नहीं भरा। हमें लगता है कि हमारा एक ये है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जितनी महत्वपूर्ण काम करने थे, नहीं नो डाउट, इसमें तो उन्होंने तो जो कर दिया है, न भूतो न भविष्यति, बहुत मुश्किल है किसी और प्रधानमंत्री के लिए इस जैसी परिस्थितियों में काम करना। देखिए जिस परिस्थितियों में जो हालतें ऐसी है, मुझे लगता है रमेश जी, पलायन रुकेगा
निश्चित रूप से रुकेगा। यहाँ के हर व्यक्ति को रोजगार सृजन में अपनी भूमिका देनी होगी और लोकल रोजगार, लोकल काम धंधों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरकार को जितने भी विकास के काम हैं उनमें यहाँ के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एम्स में कितने लोग होंगे उत्तराखंड के, और कितने लोगों को पहले तैयार किया गया कि हमारे यहाँ ये एम्स खुल रहा है तो हमें इतनी नर्स हम तैयार कर लें, इतने हम लोग पहले से कंपाउंडर तैयार कर लें, इतने हम डॉक्टर्स तैयार कर लें, इतने हम कंप्यूटर्स ऑपरेटर तैयार कर लें, इतने सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर लें, ताकि मेरे यहाँ 1200 भर्तियाँ हैं तो 1200 के 1200 लोग मेरे उत्तराखंड के हों। ये है माहौल बनाना। मेरे यहाँ मान लीजिए कि हॉस्पिटल खुल रहा है, मुझे उसके लिए कितने डॉक्टर चाहिए, कितने यो मेरे उत्तराखंड के हों, तो उसके लिए माहौल बने, उन्हें पता लगे कि देखिए हमारी सरकार ना उत्तराखंड के व्यक्ति को कहते हैं पहला अधिकार आपका है। 2 साल 3 साल पहले से तैयारी करती है कि इतने डॉक्टर चाहिए, इतने नर्स चाहिए, इतने मुझे मान लीजिए रोड बननी है, ऑल वेदर रोड मान लीजिए, कितने सिविल के इंजीनियर्स चाहिए, कितने, हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट में बात पहुंच जाए कि भैया ऐसा है, इतने हम लोग को इंजीनियर चाहिए होंगे, इतने हम लोगों को सुपरवाइजर चाहिए होंगे, इतने हम लोगों को काम करने वाले लोग चाहिए होंगे, इसकी तैयारी करो, सारे पॉलिटेक्निक्स में तैयारी करें, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बात की जाए। सबको जोड़ के रखना और जोड़ के काम निकलवाना। देखिए वहाँ के अगर रोजगार सृजन ना हो, सब कुछ है हमारे पास। आचार्य जी, एक और बताइए, ये टीच एंड ट्रैक जो अस्तित्व है, ये आपका क्या है, मतलब इसमें आप क्या करते हैं? हर आदमी 5 तरह के पर्यटन, देखिए पर्यटन के बारे में बात कहाँ हो रही है, और मोस्ट ऑफ दी लोग कहाँ के हैं, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के हैं जहाँ पे कि पहाड़ी राज्य नहीं है, पहाड़ी राज्य की पीड़ा को उतना नहीं समझ पाते, और इसलिए भी नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड कुछ नेता हैं, उन लोगों का लक्ष्य तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुकना, तहसीलदार और इंस्पेक्टर को और सीओ को डांट देना और सरकारी बंगलों में रहना और 2-4 बार अधिकारी को फ़ोन कर लेना और अधिकारी फ़ोन उठा ले तो खुश हो जाना। उनका तो उद्देश्य बनने का, अब वो किस भी रूप में, मैं विधायक बनने का या सांसद बनने का, कुछ अपने अपने लक्ष्य होते होंगे, मैं किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, बट कुछ लोग का लक्ष्य शायद ये होता होगा, मेरी सोच है, हो सकता है सब बहुत अच्छे हो। आपको एक बात समझनी होगी अच्छे तरीके से। हमने एक छोटी सी शुरुआत करी, हमने कहा कि भाई 5 तरह के पर्यटन होते हैं। एक होता है साहसिक पर्यटन, ये आता है ट्रैकिंग के लिए आता है, जिप लाइन के लिए आता है, राफ्टिंग के लिए आता है, समझना होगा अच्छे तरीके से, और ट्रैकिंग के लिए आता है, और पहाड़ पे चढ़ने के लिए आता है, बहुत सारे ऐसे जिसमें साहसिक पर्यटन है। उससे क्या हमने उस पे कोर्स तैयार करे, क्या उसमें हम लोगों ने सारे कॉर्पोरेट्स में जाके बोला कि आप साहसिक पर्यटन के लिए आइए, हमारे पास ट्रेन लड़के हैं, हमारे पास कितने हैं, आप ढूंढ लीजिए, अगर 50 भी आपको मिल जाए पूरे उत्तराखंड में, कम से कम अगर ज़रूरत हो तो आपके 5000 लोगों को इसी में रोज़गार मिल जाएगा। आप सारे कॉर्पोरेट से टाइप करिए, सरकार करे कि भैया आप साहसिक पर्यटन के लिए आइए, हम आपको ये कराएंगे। हमारे पास कितनी कंदराएँ हैं, कितने ट्रैक्स हैं, कितने हैं, उनके डेवलपमेंट्स के लिए कॉर्पोरेट से कहाँ कनेक्ट कर रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, करना चाहिए। दूसरा पर्यटन है प्राकृतिक पर्यटन, जहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झील हैं, आपके जो है पहाड़ से पानी के फॉल निकल रहे हैं, ऐसी जगहों पे हमने योग के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, ध्यान के साथ कनेक्ट करना चाहिए, आयुर्वेद के साथ कनेक्ट करना चाहिए। क्या आयुर्वेदा के योग की बात रामदेव ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे? क्या रामदेव जी ही कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती? सरकार के योगाचार्यों को रोजगार भी दे सकती है और उन्हें इस काम के लिए जोड़ भी सकती है सरकार की। भैया हम आपको कॉर्पोरेट्स को कहें कि हम आपको प्राकृतिक क्षेत्र में रहने को भी देंगे, वहाँ का लोकल भोजन भी देंगे, और आपको जो है हम पहाड़ी थाली देंगे, हम झंगोरा की खीर देंगे, मंडवे की रोटी देंगे, आलू की चितवाड़ी देंगे, पालक की कापली देंगे। आप आइए और रहिए और योग करिए, नेचर के बीच में रहिए। तीसरा पर्यटन क्या है? आध्यात्मिक पर्यटन। आध्यात्मिक पर्यटन में क्या आता है? जैसे विपासना के लिए आता है, ध्यान के लिए आता है। कितने बड़े बड़े संतों की भूमि आ रही है,
उन जगहों पे कहे कि आप मेडिटेशन का हमारे कार्यक्रम है, आप 3 दिन के लिए हमारा कोई आदमी आप आइए मेडिटेशन कराएंगे, उसी गांव में उसी क्षेत्र में आपको रखेंगे। होम स्टे ऑटोमेटिक बिक गया, आपका गांव वालों का घर बिक गया, उनका खाना बिक गया और आपने अपने आध्यात्मिक पर्यटन भी किया। चौथा क्या है? धार्मिक पर्यटन। आप यात्रा के लिए आ रहे हैं, यात्रा के लिए आ रहे हैं तो वहाँ के छोटे छोटे जितने भी रोजगार हैं। आज लोगों की परेशानियाँ क्या है कि साहब हरिद्वार में और ऋषिकेश में आप पूरा तीर्थ यात्रा को रोक लेते हैं, कुछ दिन बाद जैसे वो भेजने का टाइम होता है तब तक बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, वो आदमी वहीं से वापस चला जाता है। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्यों नहीं उसके लिए जगह जगह पे क्या नहीं कर सकते? आप निकाल के एक जगह रोकने के लिए कैंप करिए, उन्हें कहिए आप आइए, आप 7 दिन के लिए 5 दिन के टूर में आ रहे, 1 दिन का सरकार आपको कैंप कराएगी, उसमें हमारी नॉमिनल फीस इतनी है। एक जगह पे टेंटेज लगाए, आपने कहीं भी देवप्रयाग में कहीं भी उस क्षेत्र के लोगों को एक्सप्लोर भी हो जाता है, लोगों के आगे आने की चेष्टा भी बन जाती है और उन्हें आमदनी का साधन भी हो जाता है, लोगों को रोजगार भी हो जाता है। फिर अंतिम जो पर्यटन है, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, प्राकृतिक पर्यटन है, और फिर अंतिम पर्यटन है जब आदमी केवल और केवल कहीं पे आता है तो सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए आता है, केवल और केवल वहाँ के क्षेत्र को जानने के लिए आता है कि गोमुख कैसा होता है, बद्रीनाथ जी कैसे हैं, केदारनाथ जी कैसे हैं। उनके दर्शन से मतलब तो एक्सप्लोर से होता है। जैसे आदमी कई ऐसी पुरानी जगहों पे, ऐतिहासिक जगहों पे जाता है, ऐसे ही आदमी नेचुरल भी कई ऐसी जगहों पे जहाँ एक्सप्लोर करने आता है। वो एक्सप्लोर करने वाला व्यक्ति तो घूमता है, उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उसके लिए भी अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि उसे भी यहाँ की रोजगार से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर खेती से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के ऑर्गेनिक फार्मिंग से कनेक्ट है। आपको पता है ऑक्सीजन लेना, अभी मैं पता नहीं मोदी जी कह रहे थे या कौन कह रहे थे कि उत्तराखंड में तो ऑक्सीजन लेने आदमी आए, शुद्ध हवा लेने आए, ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। कहने से नहीं होगा, हम लोग को उस पर काम करना पड़ेगा। एक बड़ी बात मैं इसके साथ और जोड़ के कह रहा हूँ जो हमें समझना होगा। आपको पता है, अब मैं तो चूँकि ऐसी फैमिलीज को जो पहले जिम खाना क्लब जाती थी वीकेंड में पार्टी करने के लिए, मेरे 15, 20, 25 अलग अलग कंपनी के कोई सीईओ हैं, कोई वीपी हैं, अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, बेंगलोर से पढ़े हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, वो मेरे जितने भी नॉन मेरे फॉलोवर्स या डिसाइपल्स हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कहीं रहते हैं, वो उन्होंने क्या करा है, अगर वो रह रहा है दिल्ली में तो उसने क्या करा, नोएडा में या दाएं बाएं में, फरीदाबाद में या हरियाणा में सोनीपत में छोटा सा एक फार्म ले लिया 1 एकड़ का। अब वो खेती करने जाते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि यार नहीं, ये 4, 5, 7 साल से 10 साल से यही करते आ रहे हैं, हासिल क्या हुआ? अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो खेती कर रहे हैं। खेती करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, यहाँ पे लोगों को पहाड़ के फलों के साथ, पहाड़ की चीज़ों के साथ जोड़ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन हो सकता है। बिल्कुल, ये आपने अच्छा बताया कि हम इन सेक्टर्स पे किस तरह से फोकस करके। मैंने तो पर्यटन की बात अभी करी है, अभी तो बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। अभी तो मैंने वो किया जिसके लिए हमारा देवभूमि उत्तराखंड प्रसिद्ध है, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता के लिए, उसकी बात मैं आज कर रहा हूँ। तो अभी हमने बात की, आपने ज्योतिष से शुरू किया, आप एक जाने माने एंटरप्रेन्योर्स बन गए, अभी आप एक मैं समझता हूँ एक लाइफ कोच हैं जो लोगों को सही मार्ग बता रहे हैं। तो आगे सोचा आपने कि पॉलिटिक्स में भी थोड़ा हाथ आजमा लिया जाए? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे आदमी को ना, जो अंदर से वो बाहर से रहना चाहिए और जो बाहर से अंदर से रहना चाहिए। बहुत छोटी सी जिंदगी। आप कह रहे हैं राजनीति में ऐसा नहीं हो पाता? राजनीति में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। उसके पीछे वजह यह है, देखिए जो दिखता है वही बिकता है। कोई आदमी कितना भी कहे कि सरकार भ्रष्ट है, ये नेता भ्रष्ट है, सिस्टम नीचे से हिला हुआ है, ऊपर तक खराब है। और नायक पिक्चर हमने देखी थी, वो वाली पिक्चर ही है। हकीकत में बस मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो वर्तमान में हैं, देखिए राजनीति करने के 5-6 गुण होने चाहिए: नीति, नियम, निष्ठा, नैतिकता, निष्पक्षता, निर्भीकता। एक बार और बताइए। नीति, नियम, निष्ठा, नैतिकता, निष्पक्षता और निर्भीकता। ये नियम होने चाहिए, है तो नहीं ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। ये मापदंड आप बता रहे हैं? मापदंड, इनमें से देखिए लगभग वो 4-5 को तो वो पूरी तरह जी चुके हैं कि नीति कैसे बनती है, उन्होंने कानून बना के बता दिए, उसे फॉलो कैसे कराना है, नियम भी बना दिए। और फिर नैतिकता आ जाती है। अब नैतिकता के तो बहुत सारे मापदंड हैं, मैं इसमें तो कुछ नहीं कहूँगा।
निष्ठा भी है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी है। देखिए चाहे कुछ भी हो, ईश्वर के प्रति उनका एक वो भी है। निष्पक्षता के बारे में भी, चूंकि राजनीति में निष्पक्षता बहुत आसान नहीं है, निष्पक्ष रहना, निर्भीकता भी है। तो मैंने कहा बहुत कुछ हद तक के बिंदुओं को तो टच कर लिया। अगर ये चाहें, मैं आपको बता रहा हूं, इनके पास समय है, टाइम है और ये कर सकते हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत समय से जानता हूं। भारत सरकार के जो भी सत्ता केंद्र नेतृत्व है, उनसे कहें कि साहब जो आपकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश के लिए वो तो हम पूरी करेंगे, लेकिन एक मेरे उत्तराखंड के उस माँ जिसने अपने गोरू का गाय पाल के अपने बच्चे की फीस दी है, इंजीनियरिंग कराई है, लेकिन वो बच्चा बेरोजगार है, MBA कराया है, और यहाँ के तथाकथित कॉलेजेज लाखों फीस लेते हैं, यहाँ के कोचिंग वाले लाखों फीस ले रहे हैं। और क्यों पढ़ा रहे मेरी समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका आशीर्वाद और वो दुआ मुख्यमंत्री को लेने के पूरे चांसेज हैं, अगर वो पूरी तरह से मन बना ले। उनके पास टाइम है, सब कुछ है, ये उनका सौभाग्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका सौभाग्य है। आप देखिए पूरी राजनीति में देखिए तो किसी आदमी को ना टाइम मिला। अगर तिवारी जी को छोड़ते, तिवारी जी को टाइम मिला तो तिवारी जी का विजन इतना बड़ा था कि आज जो भी है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो हम लोग उद्योग की बात करें, बहुत सारी चीज़ें करें, एक मजबूत नींव रख के चले गए। मुझे लगता है इस घर का ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पा रहा है, और जो करने की कोशिश भी कर रहे हैं उस राजमिस्त्री और ठेकेदार को ही बदल दिया जाता है। तब तक पता लगता है दूसरे वाले ने ये तोड़ा, वो उसका बनाया, उसने उसका वो तोड़ा, उसने वो बनाया। हमारी लड़ाई क्या हो रही है? एक दूसरे को गिराने की, उठाने की लड़ाई जिस दिन शुरू हो जाएगी, उत्तराखंड देवभूमि की सोच और उसका नक्शा बदल जाएगा। मुझे लगता है कि अब आवश्यकता है इस बात की कि सरकार में जो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का, बीजेपी का, जो भी पार्टी का है, वो कम से कम ये तो सोचे कि मैं अपने गांव के अंतिम व्यक्ति को क्या जवाब देकर जाऊंगा, उस व्यक्ति को क्या जवाब दूंगा जिसकी अपेक्षाएं मुझ पे हैं कि इनके कहने से हमने वोट दिया, इनके कहने से हमने नारा लगाया, इसके कहने से हमने झंडा लगाया, उससे अपेक्षाएं बन गई। वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा जा रहा है? अपने आप को नेता के रूप में स्थापित कर गया, पद पा लिया, पावर पा ली, या उस अंतिम व्यक्ति की भी चिंता करी जिसने उस पर भरोसा किया। हम भरोसे को दगा दे रहे हैं। ये बहुत हद तक मजबूरियाँ हो गई लोगों की। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ऑप्शंस नहीं है। अगर सच में पार्टियां चाहें कि जगह मेरे नाम पे किसी ने वोट दिया है, मेरे नाम पे झंडा उठाया है, मेरे नाम पे मेरी पार्टी को बुलंद किया है, मेरा अब कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति का दुख को मैं हर लूँ और उनका दुख मेरा दुख हो जाए, और मैं उसे सुख में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो हमें राजनीति में नहीं जाना, लेकिन इस चीज़ में ज़रूर रहना है कि राजनीति को चलाने का जो आध्यात्मिक और आत्मिक बल है वो राजनेता को जरूर देना चाहेंगे, ताकि हम ये कहें कि साहब हमारा काम नहीं है, हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो नायक पिक्चर के डायलॉग की तरह है कि एक बहुत सुंदर सा लॉन होगा, उसमें एक झूला लगा होगा, आप अपनी पत्नी के साथ बैठे होंगे, झूले में झूल रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि राजनीति ने इस देश का बुरा हाल कर दिया। चलिए आचार्य जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने यूथ के लिए कही कि आप जो ये इकोनॉमिक स्पेस है जो आपने छोड़ा है, जो दूसरे लोगों ने ले लिया है, अब समय आ गया है इस इकोनॉमिक स्पेस पे आप लौटिए, अपनी आजीविका करिए, अपने राज्य को भी आगे बढ़ाइए। और जो आपने कहा कि भाई हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हमें एक गिलहरी जैसा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जो भी हमारी क्षमताएं हैं, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगा और आशा करूँगा कि देवभूमि डायलॉग हम सब मिल के हम क्या कुछ कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए। देखिए रमेश जी, मैं 3 बातें और जो कहना चाहूँगा। वैसे तो मैं अपने आप को मीडिया और इन सब चीज़ों से एक समय के बाद मैं अपने आप को थोड़ा अलग रखता हूँ। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि मैं जो भी आज करता हूँ, चाहे वो पुनर्नवा के रूप में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं समाज सेवा टीच टू ट्रैक के रूप में काम कर रहा हूँ। बात छूट गई थी कि उन लोगों को हम कहते हैं, कॉर्पोरेट्स के लोगों को, आप उत्तराखंड में आइए,
हम आपको होम स्टे में रुकवाएंगे और वहाँ के बच्चों को आप मिलिए, उनसे बात करिए, इंटरेक्शन करिए, उनके अंदर मनोबल बढ़ाइए कि आप भी वो कर सकते हैं जो आप जिस पद पे आप लोग काम कर रहे हैं उस पद पे वो गांव का बच्चा भी पहुंच सकता है। तो उन्हें 11th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, 12th में क्या लेना है, ग्रेजुएशन कैसे करना है, उनकी कैपेसिटी, कैलिबर, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कैसे करना है, शुचिता, सहजता, सरलता, सत्यता, सद्भाव और सत्संग का जीवन में क्या महत्व है, क्यों उन लोगों को एक सदाचार जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। तो बहुत सारे बिंदु हैं जो टीच टू ट्रैक के माध्यम से लोगों को बताते हैं। ऐसे ही चलो गांव की ओर में हमारा उद्देश्य यही रहता है कि वहाँ की महिलाएं जो रोजगार से सामान बनाती हैं, फसलें उगाती हैं, पुनर्नवा से लेता है और लेके उससे वहाँ के लोगों को, जो हमारे गेस्ट आते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि ये हमारी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का चिंतन है, यहाँ की सोच है, यहाँ की ये गहत की दाल है, ये झंगोरा है। लक्ष्य ये है कि अगर हम जो उत्तराखंड के लोग इस बात को समझ गए, अब ये शब्दों में ना रहे, ये प्रचार प्रसार के लिए ना रहे, ये अखबार में सेलिब्रिटी बनने के लिए ना रहे, ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना रहे, ये राजनीति के लिए ना बनना पड़े कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे लोग जानने लग जाएं, मेरे विचारों से जुड़े, मेरे साथ लोग जुड़ जाएं और मैं राजनीति में चल जाऊँ, मैं भी विधायक बन जाऊँ और मैं भी मंत्री बन जाऊँ। ये लक्ष्य सब नहीं होना चाहिए। आपको पता लग गया, मुझे पता लग गया, हम दोनों भाइयों को पता लग गया कि अब उत्तराखंड के में हमें भी अपनी आहुति देनी है पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार के साथ, ताकत के साथ सरकार को भी अपने साथ आगे बढ़ा के लेके जाना है और अंतिम व्यक्ति तक हमें लेके जाना है। उसके लिए आवश्यकता है कि जग के जागरूक बनाएं और जागरूकता से सबको जोड़ के इस समाज को आगे लेके जाएं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं देवभूमि को भी बहुत, डायलॉग को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आपने कैसे करके दिल्ली के स्टारडम को वो कहते हैं ना, वहाँ के इतने बड़े स्टारडम को और इतनी बड़ी चकाचौंध को छोड़कर ये कल्पना करी कि नहीं यार, मुझे कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। आप जैसे लोग एग्जाम्पल हैं, आप मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, हम लोग रोजगार दे के या लोगों को जागरूक करके कर रहे हैं। ऐसे 50-100 लोग भी हो जाएं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और आपके हैं ऐसे बहुत सारे लोग, बस हमें उन्हें जोड़ना है। सबको जोड़ के कहें कि ये मेरी देवभूमि है भाई, ये मेरा उत्तराखंड है, ये मैं इस मातृभूमि से सरकार क्षेत्र में यहाँ से निकला हूँ, यहाँ पैदा हुआ, मेरे खानदान, मेरे दादा परदादा इस मिट्टी में ही हैं और इसकी खुशबू से हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। हमें कुछ करना है। जिस दिन हमें अपने निहित, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से पार पाके जब हम समाज के बारे में चिंतन करना शुरू करेंगे तो एक मशाल उत्पन्न होगी जिसे न हवा बुझा सकती है, न तूफान बुझा सकता है, न आंधी बुझा सकती है और न कोई राजनीतिक दल बुझा सकता है। वो मशाल होगी विश्वास की, आत्मबल की और स्वरोजगार की और यहाँ के युवाओं की शक्ति, ऊर्जा की, जिसे हमें चैनलाइज करना है। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आपको। पॉडकास्ट में हमारा प्रयास ही ये रहता है कि हम ऐसे लोगों को लेके आए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ 30 सेकंड में। जब भगवान राम सेतु में पुल बांध रहे थे लंका तक जाने के लिए, तो गिलहरी भी जो थी वो रेत को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठी कर रही थी। और बताया जाता है कि जब राम जी की नज़र उस गिलहरी पे पड़ी तो हनुमान जी के साथ वो गिलहरी को बुलाया कर उसको उन्होंने आशीर्वाद दिए। जो गिलहरी के ऊपर आप छाप देखते हैं उनके हाथ की, ये बताया जाता है। तो आप सोचिए, उस गिलहरी जैसे योगदान को भी भगवान राम का आशीर्वाद मिलना, तो देवभूमि में आपके गिलहरी जैसे काम को देवों का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा। बस ज़रूरत है, जैसा कि आचार्य आशीष सेमवाल जी ने कहा, कि हमें मिल के करना है, अच्छा करना है, अपने उत्तराखंड को आगे ले जाना है। ये हमारी देवभूमि है। जैसा उन्होंने कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, माँ और मातृभूमि से बढ़कर संसार में कुछ है ही नहीं। तो आइए मिल के अपने उत्तराखंड को सजाएं, संवारें और अपने स्वरोजगार से इस राज्य को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।